मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि भविष्य में सभी सरकारी जेलों का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा और ये कंपनियां जेल में रहने वाले कैदियों की जिंदगियां भी खरीद लेंगी और ये उनकी जिंदगियों का इस्तेमाल अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करती हैं। ये लोग इंसान की जिंदगी की कीमत लेकर उनके साथ जेल के अंदर अजीब तरह के खेल खेलते हैं। मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें की चाइना की एक ऐसी ही जेल के अंदर ले जाया जाता है और यहाँ लाकर इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर किस जुर्म में आए हैं और वो यहाँ पर किस चीज की सजा काट रहे हैं। अब इन सभी कैदियों में रिकी नाम का एक लड़का भी होता है और इसे हत्या करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वो यहाँ पर बाकी कैदियों से काफी ज्यादा अलग होता है क्योंकि वो किसी भी गार्ड्स की बात नहीं मानकर खुद के नियमों पर चलता था। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि वो उस जेल के गार्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब यहाँ पर जब उनकी चेकिंग हो रही होती है तब रिकी की बारी में मेटल डिटेक्टर मशीन का अलार्म बज जाता है। तब यहाँ के सभी गार्ड्स उस पर झपट पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये लोग उसके शरीर का एक्सरे निकालते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में कई सारी बंदूक की गोलियां धसी पड़ी हैं। जब ये लोग इससे पूछते हैं कि उसने डॉक्टर्स को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया, जिस पर रिकी इनसे कहता है कि ये तो एक गिफ्ट है उस आदमी की तरफ से जिसका मैंने मर्डर किया है। अब उसका ये जवाब सुनकर यहाँ का कोई भी गार्ड्स उससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। इस जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया होता है और हर एक हिस्से का एक लीडर भी था जो कि वार्डन के साथ मिलकर काम किया करता था। अब इसके बाद एक दिन हमें बाथरूम में सैमुअल नाम के एक और कैदी को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में एक बूढ़े को परेशान कर रहा था। सैमुअल और उसके 2 चेले बिना बात के उस बूढ़े को मारते हैं और उसकी नाक तक तोड़ देते हैं। अब उस बूढ़े की आवाजें सुनकर एक गार्ड भी यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब सैमुअल ने किया है तो वो वापस चला जाता है। रिकी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। इसके बाद वो सैमुअल के पैर में टांग अड़ा देता है और उसे कीलों की एक लकड़ी पर गिरा देता है और इससे सैमुअल के आधे चेहरे पर कीलें ठुक जाती हैं, लेकिन फिर भी सैमुअल मरा नहीं था। अब यहाँ पर सैमुअल के चेले रिकी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रिकी ने वापस घूर के देखता है तो वो डर जाते हैं क्योंकि ये समझ जाते हैं कि ये चाइनीज टाइगर श्रॉफ है और अगर इन्होंने इससे पंगा लेने की कोशिश करी तो इनका हाल भी वही होगा जो कि इसने सैमुअल का किया है। अब इसके बाद वो अपने जख्मी बॉस सैमुअल की देखभाल में लग जाते हैं। अब यहाँ पर जब सैमुअल की पट्टी वट्टी हो जाती है तब वो रिकी से अपना बदला लेने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर सैमुअल जानता था कि वो अकेले रिकी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। तब वो जेल के सबसे बड़े कातिल को उसे मारने के लिए हायर करता है और इस जेल के लोग इसे हाथी पहलवान बुलाया करते थे क्योंकि ये हाथी अभी तक 50 से ज्यादा कैदियों को मार चुका है। अब सैमुअल एक गार्ड को पैसे देकर उस हाथी को बाहर निकलवा लेता है। अब वो हाथी अगले दिन रिकी को बाथरूम में पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का देता है। अब यहाँ पर रिकी गुस्से से उठता है और एक ही बार से उस हाथी की अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। जब सैमुअल ने रिकी के बीच आने की कोशिश की तब रिकी ने उसे इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है और अब इससे सैमुअल भी मारा जाता है। अब इसके बाद जब गार्ड्स रिकी को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं तब वेस्ट विंग का लीडर हाय उससे मिलने के लिए यहाँ पर आता है। वो उससे कहता है कि तू कमाल का बंदा है, तू मेरी गैंग में शामिल हो जा। अब रिकी को इसका ये ऑफर ज्यादा पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो इसके लिए मना भी नहीं करता। अब इसके बाद हमें रिकी के पास्ट को दिखाया जाता है। जब उसके माँ बाप मर जाते हैं तब वो एक अनाथ आश्रम में रहता है। अब एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है तब इसे वहाँ पर उसके चाचा मिलते हैं और ये रिकी का चाचा एक बहुत ही बड़ा कुंफू मास्टर होता है। वो यहाँ पर रिकी को देखकर समझ जाते हैं कि एक बहुत ही महान कुंफू मास्टर बन सकता है और इसके बाद वो उसे कुंफू सिखाना शुरू कर देते हैं। वो हर रोज रिकी की प्रैक्टिस कब्रिस्तान में ही कराने लगे। अब इसमें रिकी को मजा आने लगा और वो अपना ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देने के लिए स्कूल जाना तक छोड़ दिया। समय गुजरता चला गया और रिकी बेहतर होता चला गया और अंत में वो अपनी छाती से एक पत्थर तोड़ देता है और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और रिक को वार्डन के असिस्टेंट हुक के पास ले जाया जाता है। अब इसके नाम की तरह ही इसके दाएं हाथ में एक हुक लगा होता है। जब गार्ड्स हुक को बताते हैं कि रिकी ने क्या किया तब वो गुस्से से भर जाता है। वो अपना हुक रिकी के हाथ में गाड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। अब यहाँ पर रिकी के जवाब ना देने पर वो रिकी की गर्लफ्रेंड की एक फोटो निकालता है और वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यहाँ पर रिकी को गुस्सा आता है और वो टेबल को ही तोड़ देता है और वो यहाँ पर हुक को चेतावनी देता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में बिल्कुल मत आओ। क्योंकि लगभग 1 साल पहले रिकी की जिंदगी काफी ज्यादा खुशनुमा थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड फीफी से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा होना इनकी किस्मत को मंजूर नहीं था। एक रात जब फीफी अपने घर जा रही थी तब उसने कुछ गुंडों को स्कूल के बच्चों में अफीम बांटते हुए देखा। वो गुंडे फीफी को देख लेते हैं और उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। अब वो अपनी गंदी नजरों से फेफे को देखता है, लेकिन फेफे वहाँ से किसी तरह से बचकर भागने लगती है, लेकिन उसे छत पर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया और छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। अब मानो रिकी की तो पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई थी। अब वो फेफे की मौत का बदला लेने के लिए उस गैंग लीडर के पास जाता है। वो लीडर रिकी पर कई गोलियां चलाता है और ये सारी गोलियां रिकी को लगती भी हैं, लेकिन फेफे के दर्द को खोने के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। रिकी एक ही घूंसे में उस लीडर का सर फोड़ देता है और इसी की वजह से रिकी को जेल जाना पड़ा था। अब अगले दिन वेस्ट विंग के कैदी सैमुअल के एक चमचे पर हमला कर देते हैं क्योंकि उसने सैमुअल के कंधों पर कूदकर इन सभी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। अब क्योंकि जब उसका बॉस ही नहीं रहा तो ये सब लोग इससे अपना बदला लेने के लिए आए थे।
तभी हाय वहाँ पर पहुँचता है और उन सभी को रोकता है, लेकिन जब उसके मना करने पर भी क्योंग नाम का एक कैदी नहीं रुकता है, तब वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उस कैदी को मार देता है और पूरी जेल के सामने उसे क्रॉस पर लटका देता है। वो यहाँ पर सबको चुनौती देता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ आकर क्योंग को बचाना चाहता है तो वो मेरे सामने आए। अब ये लोग अपने दोस्त को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाय के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन रिकी क्योंग को बचाने के लिए आगे आता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होने लगती है। ह्योंग रिकी की आंखों में पाउडर डाल देता है ताकि रिकी को कुछ भी दिखाई न दे। अब मौके का फायदा उठाकर उसने रिकी के दाएं हाथ की एक नस भी काट दी और इससे रिकी का वो हाथ पैरालाइज हो जाता है। अब यहाँ पर रिकी पानी के फुहारे से अपनी आंखें धोता है और अपनी नस को भी वापस से ठीक करके लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इसके बाद रिकी हाय के सर के पीछे एक भयंकर थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि हाय की आंख ही बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर हाय अपने आप को हारता हुआ देखकर अपने पेट पर एक कट लगाता है और अपनी छोटी आंख बाहर निकाल लेता है ताकि वो इससे फंदा बनाकर रिकी के गले में डालकर उसे मार सके, लेकिन उसका ये दाव नाकाम रहता है और आखिर में रिकी उसकी खोपड़ी पर एक जोरदार घूंसा मारता है और ये यहाँ पर हाय को हमेशा के लिए गुड बाय कर देता है। अब उसे मारने के बाद रिकी कैंग को नीचे उतारता है। अब असिस्टेंट विंग की सिक्योरिटी के लिए बाकी के तीनों लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब अगले दिन रिकी सो नाम के एक आदमी से मिलता है। अब क्योंकि एक लीडर ने उसकी जीप काट दी होती है जिसके चलते वो बात नहीं कर पाता था, अब रिकी ने उसे अपनी बांसुरी दे दी। बदले में खुश होकर उसने रिकी को कुछ अफीम के पत्ते दे दिए। अब यहाँ पर थोड़ी छानबीन के बाद रिकी को पता चलता है कि जेल के साउथ विंग में वहाँ का लीडर और होप मिलकर अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसे की बाद में स्कूल के बच्चों को बेचा जाता था। अब क्योंकि फेफे की मौत भी अफीम के चलते ही हुई थी और इसलिए रिकी इसे रोकना अपने जीवन का मकसद बना लेता है। अब कुछ दिन के बाद उन गैंग्स लीडर को शो और रिकी की दोस्ती के बारे में पता चलता है और उन्होंने शो को घिनौने तरीके से मारकर उसके शरीर को जेल से बाहर फेंक दिया ताकि वो सभी कैदियों के लिए एक सबक बन जाए। अब रिकी को अपने नए दोस्त की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उस रात उसने पूरी अफीम की फसल को आग लगा दी। अब साउथ विंग का लीडर गुस्से में उस पर झपट पड़ता है। अब रिकी उस लीडर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और इसलिए तीनों लीडर एक साथ मिलकर रिकी से लड़ने लगे। साउथ लीडर उन सब में से सबसे ज्यादा दिमागदार होता है, नॉर्थ लीडर तेज धार वाले तारों से लड़ने में माहिर होता है और ईस्ट लीडर उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब इन तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर रिकी को अपने काबू में कर लिया और ये इसे एक रूम के अंदर लाकर बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ईस्ट विंग का लीडर उससे अकेले लड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी पूरा कमरा एक खास तरह की गीली सीमेंट से भर जाता है। अब यहाँ पर रिकी ने अपनी और ईस्ट विंग लीडर दोनों की जान बचाई, लेकिन इससे पहले कि रिकी हुक को छू भी पाता उसके शरीर पर लगी सीमेंट टाइट होने लगती है और यहाँ पर उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। अब अगले दिन जेल का लीडर अपने बिगड़ैल बेटे वोंग के साथ यहाँ पर पहुँचता है। अब भारी शरीर होने के चलते वोंग वहीं कारपेट पर फिसल कर गिर जाता है और उन पागल आदमियों ने इस बात के लिए उस कारपेट बिछाने वाले की ही जान ले ली। वार्डन जेल के कैदियों के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया करता था और जब वो यहाँ पर अफीम की खेती में आग लगने वाली बात को सुनता है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है। हुक उसे उस सेल के पास लाता है जहाँ पर इन्होंने रिकी को बांध कर रखा था और उसका शरीर अभी भी सीमेंट के अंदर ही फंसा हुआ था। लेकिन वार्डन को देखकर रिकी उस सीमेंट की परत को तोड़ डालता है और वो यहाँ पर वार्डन की गर्दन पकड़कर उससे वादा करता है कि वो अफीम की खेती करने के लिए तुम्हें मारेगा जरूर। अब यहाँ पर ईस्ट विंग का लीडर पहुंच जाता है और वो रिकी को रोकता है। वो इतना ताकतवर होता है कि उसने उन लोहे की सलाखों को मोड़कर रिकी के हाथों के चारों तरफ हथकड़ियों की तरह घुमा दिया। वो वार्डन और उसके बेटे के एंटरटेनमेंट के लिए रिकी को बुरी तरह से पीटने लगा। अब इसी दौरान उनमें से किसी ने फेफे का नाम भी लिया, जिसने कि रिकी के अंदर की आग को फिर से जला दिया। रिकी ने किसी तरह से अपने हाथों को आजाद कर लिया और अपनी पूरी ताकत से ईस्ट विंग के लीडर की गर्दन पर घूंसा मारा और इससे ईस्ट विंग के लीडर की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वार्डन तक पहुंच पाता लोहे की बनी छत नीचे आने लगी। अब वो यहाँ पर अपने आप को उसके नीचे कुचले जाने से बचाता है, लेकिन वो वार्डन के आखिरी जाल में फंस जाता है और उसे जमीन में बनाए हुए गड्ढे में डाल दिया जाता है और वो यहाँ पर बंदूक की नोक से सभी कैदियों से उस गड्ढे को भरने के लिए कहते हैं। अब वो सभी कैदी डरते डरते इस काम को करने लगे और उसे सांस लेने के लिए सिर्फ एक बांस दिया गया। इसके बाद वो एक हफ्ते तक जमीन के अंदर ही दबा रहा। अब 8वें दिन वार्डन ने उसकी लाश को जमीन से बाहर निकालने का हुक्म दिया ताकि सभी को पता चल जाए कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तब वो एकदम ठीक था। अब मरना तो दूर की बात है, वो अपने शरीर पर बंधी इन जंजीरों को खोलकर तुरंत बाहर आ गया। अब यहाँ पर सभी कैदी उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एक हफ्ता बिना खाना और पानी के रिकी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। साउथ विंग के लीडर ने बड़ी ही आसानी से उसे पीट लिया। अब इसके बाद जब रिकी की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को लोहे से बने एक शिकंजे के बीच में पाता है और यहाँ पर अगर उसने हिलने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। अब यहाँ पर वार्डन ने रिकी की ताकत से खुश होकर उसे अपने साथ मिल जाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर रिकी उसकी इस बात के लिए उसकी इंसल्ट कर देता है और इस बात के लिए रिकी को और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब यहाँ पर साउथ लीडर ने रिकी के मुंह में कुछ लोहे के ब्लेड्स भर दिए और एक के बाद एक उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश करने लगा।
अब उसके रुकने के बाद रिकी ने वो ब्लेड्स वार्डन के मुंह पर दे मारे। अब रात के समय में एक कैदी ने रिकी को खाना दिया और उससे कहा तुम हिम्मत कभी मत हारना। अब ये देखकर हुक रिकी के कमरे में जाता है जहाँ पर रिकी ने उसके सपोर्टर को मार दिया था और हुक की दूसरी बची इकलौती ठीक आंख को भी वो फोड़ देता है। अब सभी कैदी वार्डन के खिलाफ काफी ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं। वार्डन किचन में अपने उस गैंडे बेटे को खिलाकर और भी पेटुआ बना रहा था, लेकिन जल्द ही रिकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। नॉर्थ और साउथ विंग लीडर भी वहाँ पर पहुँच गए और इन तीनों के बीच फिर से एक बार घमासान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिकी इन दोनों पर भारी पड़ा। रिकी ने इस बार साउथ विंग के लीडर को इतनी बुरी तरह से मारा कि नॉर्थ वाला तो उसे देखकर ही वहाँ से भाग गया। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब वार्डन की कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी वो वार्डन अचानक से एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। अब यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में रिकी उसे एक मीट ग्राइंडर मशीन के अंदर घुसा देता है और रिकी सिर्फ उसकी खोपड़ी को लेकर ही जेल से बाहर आता है और आखिर में वो जेल की दीवार को ही तोड़ देता है और सभी कैदियों को आजाद कर देता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यार कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।